हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये जो क्लासेस की टाइम होती है वो दोपहर को 2 बजे होती है, ठीक है। और इसकी जो क्लास चलती है वो आपका बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन इसकी क्लासेस चलती है, ठीक है। और आज की ये फर्स्ट क्लास है, तो ये हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस करने वाले हैं ताकि जो आपका रिवीजन है और जो भी आप जैसे कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा दिन हो गया और भूलता जा रहा है या फिर भूल भी गया है, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और सबसे पहले तो इतिहास डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें आपका जो फर्स्ट लेसन है इसका नाम है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत क्या है। मतलब इसके इतिहास के जानने के स्रोत क्या है, बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं और आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप यहाँ देख सकते हो, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का महत्व एवं जानने के स्रोत क्या है, पुरातात्विक मुद्रा एवं अभिलेख क्या है, साहित्यिक विवरण क्या है, विदेशी यात्रियों का विवरण क्या है और तिथि निर्धारण पद्धतियां क्या है। अब देखते हैं कि क्या इस एक वीडियो में पूरा ये कवर होता है या फिर नहीं। तो अगर नहीं होता है, ज़्यादा टाइम होगा, तो फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इतिहास का अर्थ क्या है, ठीक। तो जैसे कि तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो इतिहास का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे बहुत ही अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड्स, इतिहास का अर्थ क्या होता है, तो ऐसा ही हुआ है, ऐसा माना जाता है। यानी इतिहास शब्द का जो अर्थ है, जो माना जाता है ऐसा ही हुआ है। जो अंग्रेजी भाषा में इसके लिए हिस्ट्री बोला जाता है। जो हिस्ट्री है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, यानी जो हिस्टोरिया है इससे हिस्ट्री बना है और हिस्ट्री इसका हिंदी होता है इतिहास। और इतिहास का जो अर्थ होता है वो होता है ऐसा ही हुआ है। आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, वास्तविक अर्थ में क्या घटित हुआ, अर्थात सार्वजनिक घटनाओं का एक क्रमबद्ध लेखा। क्योंकि हम क्रमबद्ध से ही डिस्कस कर रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से। और सबसे पहले तो हम यही जान रहे हैं ना कि इतिहास का अर्थ क्या है, ठीक। तो आपके बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि इतिहास का अर्थ क्या है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ बता सकते हो। अब देखिए, इतिहास का जन्म आदिकालीन माना जाता है, ठीक है। इतिहास का जन्म कब माना जाता है, तो आदिकालीन माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इतिहास का जन्म कब से माना जाता है, तो आदिकालीन माना जाता है। और सर्वप्रथम 500 ईस्वी पूर्व मनुष्यों के कार्यों एवं विचारों को क्रमबद्ध, ठीक, मतलब कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले 500 ईस्वी पूर्व यानी पहले, ठीक, मनुष्य के जो भी कार्य थे, विचार थे, उसका क्रमबद्ध रूप प्रदान करने का प्रयास किसका है, तो हेरोडोटस का है। हेरोडोटस कौन है, तो वो इतिहास के जनक माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हेरोडोटस है वो सबसे पहले 500 ईस्वी पूर्व यानी 500 ईस्वी पहले इन्होंने मानव के कार्यों विचारों को जानने का प्रयास किया, ठीक। जो जिनका प्रयास था, इनका नाम था हेरोडोटस। इसी कारण हेरोडोटस का जो पिता कहा जाता है, इन्हीं को कहा जाता है, ठीक। अब तो हमने ये जितने भी पॉइंट्स है अच्छे से डिस्कस कर लिया, इसका अर्थ क्या है, इसके जनक कौन है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि राइटर्स के अनुसार, विद्वानों के अनुसार इतिहास की परिभाषा क्या है, ठीक। तो सबसे पहले आपके सामने
शो हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे पहले है प्रोफेसर घाटे के अनुसार। प्रोफेसर घाटे के अनुसार इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है, हम जानते हैं। तो देखिए, इनके अनुसार, प्रोफेसर घाटे के अनुसार जो इतिहास है हमारे संपूर्ण भूतकाल का यानी पास्ट का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। आप राइटर्स का नाम याद कर लीजिएगा, विद्वान का नाम याद कर लीजिएगा। जो एक प्रोफेसर घाटे थे जिनका कहना था कि जो इतिहास का परिभाषा होता है वो होता है कि इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का यानी हमारा जो पास्ट बीत चुका है उसका वैज्ञानिक अध्ययन यानी लेखा जोखा है। क्लियर। अब देखिए सेकंड पॉइंट पे है हेनरी जॉनसन के अनुसार। इन्होंने इतिहास की परिभाषा क्या दी, ठीक है। तो हेनरी जॉनसन के अनुसार इतिहास की परिभाषा जान लेते हैं। अब देखिए, आप इसको याद कैसे कर सकते हो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे कि 4 फ्रेंड्स थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी इतिहास का जो परिभाषा है इस तरीके से याद किया था। क्लियर। तो अब बहुत ही आसानी के साथ, क्योंकि ये जो प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए याद करने का सिंपल तरीका है, आप इस तरीके से बना सकते हो कि 4 फ्रेंड्स थे, एक का नाम था घाटे, दूसरे का नाम था हेनरी, तीसरे का नाम था रेप्सन और चौथे का नाम था जोन्स। ठीक, इस तरीके से सबने अपने अपने तरीके से इतिहास का परिभाषा याद किया था। जो प्रोफेसर ने याद किया था, प्रोफेसर घाटे ने, इसने बोला था जो इतिहास है वो संपूर्ण भविष्य का वैज्ञानिक अध्ययन या लेखा जोखा है। अब हम जानते हैं उसका दूसरा जो फ्रेंड्स मित्र था वो क्या बोला। अब ये बोला कि भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख ही इतिहास है। देखिए, ये भी यही बोल रहा है, लेकिन क्या डिफरेंट है, ये अलग शब्दों में और ये अलग शब्दों में। तो भूतकालीन, जो भी भूतकाल में जो भी घटना घटित हुआ है उसका उल्लेख जो इतिहास में होता है उसे ही हम, मतलब कि उल्लेख होता है, उसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। तो प्रोफेसर घाटे ने अपने लैंग्वेज में याद किया और हेनरी ने अपने लैंग्वेज में याद किया। ठीक। अब देखिए तीसरा जो उसका दोस्त था रेप्सन, इसने क्या बोला, तो इसने ऐसा बोला कि इतिहास जो है वो घटनाओं, अब देखिए ये दूसरे मतलब हेनरी की तरह ही बोलता है, ये बोलता है कि इसमें घटना होता है, ठीक है, और विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है। तो देखिए सबसे पहले प्रोफेसर ने ये बोला कि जो आपका इतिहास है वो संपूर्ण भूतकाल वैज्ञानिक अध्ययन का लेखा जोखा है। जो हेनरी है ये बोला कि भूतकालीन जो भी घटनाएं घटित हुई है उसका उल्लेख है, वो इतिहास है। रेप्सन जो था वो कहा कि इतिहास घटनाओं और विचारों की उन्नति, उसमें विचार भी सब कुछ उसमें डिस्कस किए गए और सुसंबद्ध विवरण दिया गया है, इसे ही हम इतिहास कहते हैं। अब लास्ट इसका फ्रेंड था, इसने क्या बोला, तो जो जोन्स था इसने बोला कि इतिहास जीवन के अनुभव की एक खान है। ठीक, इतिहास जीवन की अनुभव की एक खान है जो हमें वर्तमान को समझने में बड़ी सहायता प्रदान करती है। मतलब कि पूर्व में, पास्ट में, भविष्य में, भूतकाल में कैसा हुआ है उसके अनुसार हम वर्तमान में हमें पहले से ही अनुभव हो जाएगा और उसी की तरह हम कार्य भी करेंगे। तो ये 4 जो दोस्त थे, जो 4 विद्वान थे, अपने अनुसार इतिहास की परिभाषा दी है। तो मैं 100% कह रही हूँ ना, आपको अगर एग्जाम में ये चारों स्टेटमेंट में से किसी में से पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ठीक है। जो प्रोफेसर घाटे था वो मैं बार बार रिपीट इसलिए करती हूँ ताकि आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। ठीक, तो प्रोफेसर घाटे का जो था वो यही कहता था कि जो इतिहास है हमारे संपूर्ण भारत का भूतकाल यानी वैज्ञानिक अध्ययन लेखा जोखा है। जो हेनरी था वो कहता था भूतकालीन घटनाओं का उल्लेख होता है, और जो रेप्सन था वो घटनाओं को शामिल किया और विचारों का। ठीक है, और जो जोन्स महोदय था वो कहता था कि इतिहास जो जीवन के अनुभवों का जो एक खान है, जो वर्तमान में इससे बहुत ही हमें लाभ यानी बेनिफिट प्राप्त होता है। क्लियर। तो ये 4 आप सभी को परिभाषा बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इतिहास का अर्थ अथवा इतिहास क्या है स्पष्ट हो जाता है।
ठीक है। और जैसे कि अब इसको हम छोड़ते हैं, जैसे कि देखिए इतिहास का महत्व क्यों है, यह जानने के लिए प्रशिक्षु निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करें। मतलब कि अब तक हमने जाना कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की प्रमुख विद्वानों के अनुसार परिभाषा क्या होती है, और आपको बहुत ही हर एक पॉइंट बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब देखिए महत्व क्या है इसका। तो सबसे पहले तो जीवन में सहायक, किसने बोला था जीवन में सहायक? ठीक है, जोन्स ने बोला था। जो उसका लास्ट मित्र था उसका नाम क्या था? जोन्स। तीसरा जो था वो था रैप्सन। ठीक है, और फर्स्ट जो था वो था प्रोफेसर घाटे। सेकंड कौन था आप सभी बताइए। अब देखिए जीवन में सहायक, ठीक, ज्ञान में वृद्धि का साधन, मानसिक परिपक्वता, व्यापक दृष्टिकोण का विकास, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी, देश प्रेम की भावना को जागृत करना, वर्तमान को समझने में सहायक, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास करना। तो ये तो बहुत ईजी है, इतिहास का महत्व क्या है आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। ठीक, अब देखिए आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि ऐतिहासिक तथ्यों को याद करने से छात्र की स्मरण शक्ति का विकास होता है, विभिन्न संस्कृतियों तथा सभ्यताओं के अध्ययन से हमारी कल्पना तर्क शक्ति का विकास होता है, विभिन्न राष्ट्रों, समाजों, संस्कृतियों, परंपराओं तथा संस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, इतिहास सामाजिक वातावरण को प्रकाशित करता है जिससे हम वर्तमान को समझ सकते हैं और भविष्य के बारे में निर्णय कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए विभिन्न जातियों और समुदाय, तो आपको ज्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 से 2 पॉइंट क्लियर कर लेना है। ठीक, अब यहां से अब देखिए हम जानते हैं कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं। ठीक, अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास की परिभाषा क्या है वो भी प्रमुख विद्वानों के अनुसार, इतिहास का महत्व क्या है, हमारा 3 टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अब हम जानते हैं इतिहास जानने के स्रोत क्या है। स्रोत का मतलब होता है कि साधन क्या है। ठीक, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ ये आता है कि आप थोड़ा इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो आपका यूपीडीएलएड एग्जाम होता है इसमें आप सभी को हिंदी में एग्जाम देना होता है, हिंदी में ही लिखना होता है, मतलब कि डीएलएड के एग्जाम में इंग्लिश में नहीं लिखना होता है। इसलिए मैं हिंदी में ही जितने भी टॉपिक है अच्छे से, ठीक, इंग्लिश आपका 2nd सेमेस्टर में होता है। अब देखिए इतिहास जानने के स्रोत क्या है, इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है, यानी प्राचीन भारत का, ठीक है, प्राचीन भारत का इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है। ठीक, कौन से इतिहास का? तो प्राचीन भारत के इतिहास का। उसके बाद कह रहा है कि इसी ने एल फिंस्टन ने लिखा है। देखिए सबसे पहले तो यही कहा गया कि प्राचीन भारत, ठीक, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कोई प्रामाणिक साधन नहीं है, लेकिन जो एल फिंस्टन है इन्होंने क्या लिखा, देखिए इनके अनुसार भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पूर्व, यानी सिकंदर जब आक्रमण नहीं किया था उसके पहले, ठीक, किसी महत्वपूर्ण घटना की तिथि निश्चित नहीं की जा सकती है, यानी प्राचीन भारत। ठीक है, यानी अभी तक तो हमें डेट सब कुछ पता चलता है ना, सब कुछ पता चलता है कि सिकंदर लोदी कब आया था भारत में, क्या कब कैसे हुआ। तो इस तरीके से यही यहाँ कहा जा रहा है कि जो भारतीय इतिहास को सिकंदर के आक्रमण के पहले कोई एक निश्चित समय या निश्चित घटना तिथि को निश्चित नहीं की जा सकती। ठीक, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहला पॉइंट यही कि प्राचीन भारत के इतिहास को ज्ञान प्राप्त करने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है, और एल्फिस्टन है, इन्होंने कहा है कि भारतीय इतिहास सिकंदर के आक्रमण के पहले कोई भी एक जो निश्चित तिथि नहीं कही जा सकती है कि जो ये घटना है इसी तिथि को घटित हुई है। क्लियर। अब देखिए इसके 7 वर्ष बाद कावेल ने लिखा, ठीक है, इसके 7 वर्ष बाद कावेल ने क्या लिखा, तो इन्होंने लिखा कि हिंदू काल में हम उस समय तक इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते। ठीक, यानी प्रामाणिक नहीं है। और
जब भारत अन्य राष्ट्रों के संपर्क में नहीं आ गया। तो ये जो कह रहे हैं ये भी यही कह रहे हैं कि हिंदू काल में हम उस समय तक इतिहास की घटनाओं का विस्तार पूर्वक तथा निश्चित रूप से वर्णन नहीं कर सकते। ठीक है। और प्राचीन काल में हिंदुओं की ऐतिहासिक घटनाक्रम के संबंध में उदासीनता के प्रति फ्लिट महोदय, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, फ्लिट महोदय वाला। ठीक है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्लिट महोदय के अनुसार कि यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या प्राचीन काल के हिंदुओं की प्रवृत्ति इतिहास की ओर थी? क्या उनमें यह गुण था कि वे सच्चे इतिहास को तर्कपूर्ण तथा विस्तृत रूप से लिख सके? वे संक्षेप में सारगर्भित परंतु सीमित ऐतिहासिक रचनाएं कर सकते थे, परंतु कोई प्रमाणिक यथार्थ विश्वस्त ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि उनमें इतिहास लिखने की मानसिक शक्ति थी। तो देखिए इन्होंने बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में बताया है। फ्लिट महोदय ने ये प्रश्न किया है कि जो प्राचीन काल के हिंदू थे क्या उनमें इतनी मानसिक विकास हुआ था कि वो इतिहास लिख सके। ठीक है, क्योंकि अगर वो इतिहास लिखे होते तो उनका एक प्रमाणिक डेट होता। तो ये कह रहे हैं कि इनका मतलब जो मानसिक शक्ति होगी वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, तो ये पूरा ऐतिहासिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, प्रमाणिक यथार्थ। क्लियर हो गया। अब देखिए 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी नामक, बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी नामक प्रसिद्ध मुसलमान भारत आया था। कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी जो भारत आया था उसने इस संबंध में क्या लिखा, चलिए जानते हैं। तो देखिए इसके अनुसार अभी फ्लिट ने कहा, अब इनके अनुसार क्या, तो हिंदू लोग इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि प्राचीन लोग में वही फ्लिट ने कहा क्या हिंदू लोग जो थे क्या वो इतिहास की ओर जाना चाहते थे, क्या वो इतिहास के बारे में ज्यादा ध्यान देते थे या नहीं, क्या वो इतिहास लिखना जानते थे। तो यही जो अल-बरूनी था वो भी यही बोल रहा था कि जो हिंदू लोग थे वो इतिहास की ओर विशेष ध्यान नहीं देते थे, वे काल क्रम अनुसार विषय वंश परिचय देने में बड़ी असावधानी रखते थे। ठीक है, तो जब उनको विवश किया जाता था तब वो किंकृत व्यव मूड होकर कथाएं कहानी सुनाना आरंभ कर देते थे। ठीक है, या कथाएं कहना आरंभ कर देते थे। तो इसका मतलब यही है जो 11वीं शताब्दी में अल-बरूनी आया था वो कह रहा था कि जो हिंदू लोग थे वो इतिहास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, और जब उनको ये विवश किया जाता था कि आप अपने वंश के बारे में परिचय दीजिए, कब किस तरीके से हुआ, तो वो कथाएं और कहानियां कहना शुरू आरंभ कर देते थे। ठीक है, इन कठिनाइयों के होते हुए भी विद्वानों ने बड़े परिश्रम के साथ अन्वेषण मतलब होता है खोज, ठीक है, के साथ खोज कर प्राचीन भारत के इतिहास की खोज निकाला। और विद्वानों ने जिन साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया वे निम्नवत है। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने राइटर के अनुसार देखा। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो खोज हुआ उसमें आपका अनऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी सामग्री, विदेशी यात्रियों एवं लेखकों का विवरण। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, अनऐतिहासिक ग्रंथ क्या है, पुरातत्व संबंधी सामग्री क्या है, विदेशी यात्राओं का लेखकों का विवरण क्या है। तो सबसे फर्स्ट है अनऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक, तो अनऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत भारत के अनेक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आते हैं। यानी अनऐतिहासिक ग्रंथ में आपके भारत के अनेक जितने भी प्राचीन धार्मिक ग्रंथ हैं ये सब अनऐतिहासिक ग्रंथ में ही आते हैं। और इन धार्मिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है और ये ग्रंथ निम्नलिखित इस प्रकार का है। ठीक, सबसे पहले इसमें वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। अब जैसे कि ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दे रहा है कि अरण्यक वनों में रहने वाले मुनियों द्वारा रचित ग्रंथ है और वेदों की दार्शनिक बातों से संबंधित इनमें यज्ञ स्तुति की अपेक्षा ज्ञान, चिंतन एवं तप को अधिक महत्व दिया जाता है।
उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि वर्गीकरण किसी विषय वस्तु को जानने का बेहतर तरीका है। ठीक है, क्योंकि अगर आप चार्ट के थ्रू समझेंगे तो बहुत ही आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो वर्गीकरण किसी विषय वस्तु को जानने का बेहतर तरीका है, अतः प्रशिक्षु इतिहास को निम्नवत वर्गीकरण क्रिया विधि द्वारा शिक्षण में रोचकता ला सकते हैं। तो देखिए अनैतिहासिक में आपका जैसे कि 3 टाइप है, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। तो वैदिक साहित्य में क्या आता है, बौद्ध साहित्य में क्या आता है, ठीक है, जैन साहित्य में क्या आता है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए वैदिक साहित्य में वेद आप सभी को पता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले वैदिक साहित्य आपको याद करना है। वैदिक साहित्य में क्या क्या आ जाता है, वेद आ जाता है, ब्राह्मण आ जाता है, अरणायक आ जाता है, उपनिषद आता है, वेदांग आता है, ठीक है, पुराण, स्मृतियां। तो इसमें जो आपका वैदिक साहित्य है इसमें कुल 7 पॉइंट है। ठीक है, वैदिक साहित्य के कुल 7 पॉइंट है जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फर्स्ट आपका वेद आ जाता है, ठीक है, सेकंड आपका ब्राह्मण आ जाता है, थर्ड आपका अरणायक आ जाता है, फोर्थ आपका उपनिषद, फिफ्थ आपका वेदांग, ठीक है, सिक्स आपका पुराण। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से, स्मृतियां भी आ जाती है तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा वैदिक साहित्य में। अब देखिए बौद्ध साहित्य में क्या आता है, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब जितने पॉइंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य। ठीक है, इसमें आपका जातक आ जाता है, पीटक आ जाता है, मिलिंद पन्हो आ जाता है, दीप वंश आ जाता है, महावंश आ जाता है, महावस्तु आ जाता है, ललित विस्तर आ जाता है, बुद्ध चरित्र आ जाता है, सौंदरानंद आ जाता है, दिव्यावदान आ जाता है, मंजूश्री, मूल कल्प यानी लंकावतर आ जाता है। ठीक, उसके बाद आपका जैन साहित्य है। जैन साहित्य में आपका परिशिष्ट पर्व आ जाता है। ठीक, तो देखिए आपको ये अगर पॉइंट्स याद हो जाते हैं तो आप आसानी से इसको कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम्पल में पूछ सकता है कि जैन साहित्य में कौन से आपके आ जाते हैं साहित्य। ठीक है, तो आपका परिशिष्ट पर्व, भद्रबाहु चरित्र, आचार्य सूत्र, कालिका पुराण, भगवती सूत्र, कथा कोश, त्रिलोक प्रगटित, लोक विभाग। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका जैन साहित्य है ये थोड़ा कम पूछता है, लेकिन जो आपका वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य है इससे एग्जाम में प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कि उपयुक्त दिए गए बौद्ध एवं जैन साहित्यों के बारे में प्रशिक्षु चर्चा करें। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम जानते हैं वेद क्या है, इसके बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो वेद क्या है, तो हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ वेद है। ठीक है, हिंदुओं के प्राचीनतम ग्रंथ क्या है, वेद है, और इनकी संख्या 4 है जिनमें ऋग्वेद, और ये वेद क्या है, तो आपका वैदिक साहित्य है। ठीक है, और इनमें ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है और क्योंकि पहला है, और वेदों की हमें ऐतिहासिक बातें ज्ञात होती है। था फर्स्ट कि आर्य लोग भारत के भिन्न भिन्न भागों से, क्योंकि ये जो आपका पॉइंट्स है, आप जैसे कि अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए ना कि इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या है, तो आप लिख सकते हो कि बहुत ही खोज के प्राप्त हमें प्राप्त हुआ, जिससे कि आपका अनैतिहासिक। तो अभी हम अनैतिहासिक डिस्कस कर रहे हैं। अनैतिहासिक में आपका 3 पॉइंट आ जाता है, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य। ठीक है, जिससे हमें वैदिक साहित्य में वेद जैसे कि 4 है, ऋग्वेद, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो, इसलिए आपके जितने भी पॉइंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए आर्य लोग भारत के भिन्न भिन्न भागों में किस प्रकार फैले, उनमें कौन से आंतरिक विभाजन थे, उन्हें दस्युओं से किस प्रकार युद्ध करना पड़ा। सेकेंड पॉइंट की वैदिक काल में भारत की राजनीतिक कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, धार्मिक दशा कैसी थी। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया वेद। अब आपका दूसरा है ब्राह्मण एवं उपनिषद। तो इसके बारे में हम जानते हैं ब्राह्मण एवं उपनिषद क्या है। तो ब्राह्मण एवं उपनिषद ग्रंथों से हमें परिचित के बाद और बिंबसार के पहले के इतिहास का ज्ञान प्राप्त होता है। तो बस आपको यही पॉइंट्स याद कर लेना है। ब्राह्मण जो है इससे आपको क्या पता चलता है, तो परिचित के बाद हमें बिंबसार के बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पूरा अगर आप डिस्कस करेंगे फिर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। और देखिए ब्राह्मण ग्रंथों में जो ऐतिहासिक है वो है ऐतरेय, शतपथ, तैत्तिरीय, ठीक है, पंचवीश, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप देख सकते हो सूत्र साहित्य,
तो देखिए सूत्र साहित्य जो है इसमें आपका उपनिषदों के उपरांत सूत्र साहित्य का प्रारंभ होता है। सूत्र साहित्य के 3 भाग, कल्प सूत्र जिसमें वैदिक यज्ञों का वर्णन है, गृह सूत्र जिसे गृह सूत्र में, ठीक है, गृह सूत्र कर्मकांड इससे संबंधित है, धर्म सूत्र। तो बस आपको याद करना है कि जो सूत्र साहित्य वो कितने हैं, तो 3 हैं, कल्प सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। उसके बाद आप देख सकते हो धर्मशास्त्र तथा भाष्य एवं टीकाएं। तो भारतीय धर्मशास्त्र से संबंधित ग्रंथ तथा उन पर लिखे गए भाष्य एवं टीकाएं में कानून तथा सामाजिक एवं धार्मिक जीवन से संबंध रखने वाली प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री भरी पड़ी है। अब यहाँ से आपका बौद्ध साहित्य स्टार्ट हो जाता है। तो बौद्ध साहित्य क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के वचनों तथा सिद्धांतों का संग्रह है। मिलिंद प्रश्न में यूनानी राजा मिलिंद तथा बौद्ध संत नागसेन का वार्तालाप है। बौद्ध ग्रंथ पिटक जातक निकाय में प्रचलित। तो केवल आपको कुछ नहीं याद करना है, ठीक है, आपको बस ये जो चार्ट के थ्रू है ना, इसको आप याद कर लीजिएगा आसानी से, और ये जितने भी पॉइंट्स हैं 1-2 पॉइंट्स आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका ऐतिहासिक ग्रंथ शुरू हो जाता है। तो देखिए अनैतिहासिक में क्या क्या था, एक बार और आप सभी को रिपीट करवा दूं। तो अनैतिहासिक में आपका जो होता है वो 3 पॉइंट हो जाता है, वैदिक साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अब वैदिक साहित्य में आपका वेद, ब्राह्मण, पुराण, ठीक है, स्मृति, ये सभी आ जाता है। बौद्ध आपका बौद्ध में त्रिपिटक, ये जैन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, इसके थ्रू हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब ऐतिहासिक ग्रंथ में तो प्रशिक्षु अब ऐसे ग्रंथों पर विचार करेंगे जिनसे हमें ऐतिहासिक घटनाओं का पता चलता है, जैसे कि महाकाव्य हो गया, ठीक है, पुराण हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, हर्ष चरित्र हो गया, विक्रमादेव चरित्र हो गया, राजतरंगिणी हो गया, तमिल ग्रंथ हो गया, दीपवंश एवं महावंश हो गया, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो जो महाकाव्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाकाव्य के बारे में जानते हैं। तो देखिए रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत ऐसे 2 महाकाव्य हैं जो तत्कालीन सामाजिक धार्मिक दशा पर काफी प्रकाश डालते हैं। आपने रामायण भी देखा होगा और महाभारत भी देखा होगा, तो इसके थ्रू आप बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 2 महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। तो इससे हमें क्या पता चलता है, तो सामाजिक धार्मिक दशाओं के बारे में पता चलता है। फिर आपका है पुराण। तो पुराण क्या है, तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो है वो पुराणों में मिलता है, ठीक है। जो आप सभी को पता है 18 हैं, जिसमें आपके जो केवल जो 5 पुराण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, ठीक है, जिसमें आपका मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत, ठीक है। बस पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ज्यादा इसमें आप थोड़ा परेशान हो जाएंगे, इसलिए आपके पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें महत्वपूर्ण जो है आपका मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत है, ठीक। उसके बाद अर्थ। तो अर्थशास्त्र का आप सभी को पता है कि कौटिल्य है और आधुनिक स्मिथ है, ठीक है। तो पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष महत्व है। जो अर्थशास्त्र है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष महत्व है, ठीक है, क्योंकि ये कालक्रम में, ये आप सभी छोड़िए, ठीक, बस ये याद करिए कि अर्थशास्त्र किसका है, कौटिल्य का, और इसमें पतंजलि के महाभाष्य ग्रंथों का विशेष है, अब विशेष महत्व है। उसके बाद हर्ष चरित्र। तो बाणभट्ट ने हर्ष चरित्र की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है विक्रमादेव चरित्र। तो विक्रमादेव चरित्र के बारे में कि बिलहड़ का विक्रमादेव चरित्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह 12वीं शताब्दी के कवि थे, इन्होंने विक्रमांक सम्राट की प्रशंसा में ये ग्रंथ लिखा था। उसके बाद आपका आ जाता है राजतरंगिणी, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हड़ की राजतरंगिणी है। प्रथम ऐसा ग्रंथ है, ये जो राजतरंगिणी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिससे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक कहा जा सकता है, ठीक है, यानी प्रथम ऐसा ग्रंथ है जिसे पूर्ण रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जा सकता है। और इसकी जो रचना हुई थी वो 1148 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसके विषय में मैं बहुत ही मतलब डीपली नहीं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि इतना एग्जाम में डीपली नहीं पूछता है, ठीक। किसने ये पूछ सकता है राजतरंगिणी किसकी रचना है, तो कल्हड़ का। उसके बाद आपका तमिल ग्रंथ। तो तमिल ग्रंथों में दक्षिण के सम्राटों की प्रशंसा की गई है, ठीक है। और उसके बाद आपका है दीपवंश एवं महावंश। तो बौद्ध साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका
ऐतिहासिक ग्रंथ है दीपवंश तथा महावंश। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब हम कल डिस्कस करेंगे विदेशी विवरण, ठीक है, क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत ही लॉन्ग हो चुका है और अगर हम बहुत अब आगे डिस्कस करेंगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास का महत्व क्या है, इतिहास के जानने के स्रोत क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने राइटर्स के अनुसार देखा कि प्राचीन भारत को जानने का कोई प्रामाणिक साधन नहीं है, जिसमें बहुत सारे राइटर्स ने अपने अनुसार परिभाषा दिया था। क्लियर। तो उसके बाद बहुत ही मतलब खोज और सर्वेक्षण के बाद हमें 4 प्राप्त हुए, जिसमें आपका अनैतिहासिक, ऐतिहासिक, ठीक है, विदेशी विवरण, ये सभी हमें हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने अनैतिहासिक और ऐतिहासिक डिस्कस किया। अनैतिहासिक में आपका 3 पॉइंट आ जाता है, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। उसके बाद हमने ऐतिहासिक जिसमें महाकाव्य आ जाता है, ठीक है, पुराण आपका महाकाव्य आता है, राजतंगड़ी आता है, ठीक है। उसके बाद आपका बाल चरित्र आता है, दीपवंश, महावंश, ये बहुत ही हमने महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, तो आप सभी की जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। ठीक, अब हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि विदेशी यात्रियों का विवरण, और जिसमें अभी हमें मुद्रा और अभिलेख भी डिस्कस करना है। अभी तो हमने बस जाना इतिहास का अर्थ और इतिहास का महत्व एवं जानने का स्रोत। ठीक, तो गाइज आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और आप चाहें तो बिल्कुल शुरुआत से, और हाँ अगर आप एक बार और देख लेंगे तो फिर लेसन 1 में आपका जो शुरुआती जो इतिहास का अर्थ है, महत्व है, जानने का स्रोत है, आप आसानी से इसको कर सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।